तुझे सीक्वेंस सीरीज आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपको सीक्वेंस सीरीज की थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर में मैंने ट्राई किया है कि जितने भी आईआईटी जेईई ने अभी तक सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन पूछे हैं उन सब की जो थ्योरी है उन्हें मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। तो जब सारी थ्योरी इस लेक्चर में कवर हो ही रही है तो इधर उधर क्यों भागना है, चुपचाप से कॉपी और पेन निकाल लो और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लो और नोट्स बनाओ। यकीन मानना ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। After analyzing the past 4 to 5 year papers of IIT JEE, I come to conclude that कि सीक्वेंस एंड सीरीज से तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लिया तो सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। प्लस आपको कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि जो भी सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड थ्योरी है उसको मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर कर सकूं, क्योंकि ये वन शॉट होने वाला है। लेकिन इसमें आपको बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेगी। इसके बाद आपको सीक्वेंस सीरीज की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी है। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोलता है कि यार क्विक रिवीजन करना है हमें एपी जीपी और एचपी। तो एपी के फुल फॉर्म पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी के फुल फॉर्म पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी के फुल फॉर्म पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको डिटेल में समझते हैं होता क्या है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई एक सीरीज है जिसमें पहला नंबर ए है, फिर ए प्लस डी है, ए प्लस टू डी है, ए प्लस थ्री डी और इस तरीके से चलता जा रहा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक, तो बेसिकली ये एपी फॉर्म कर रहा होता है जिसमें आपका जो डी होता है वो आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। जो डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ये जो आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ये आपका nth टर्म होता है जिसे हम जनरली टी एन से डिनोट करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ AP what we have to do basically Sn is nothing but n by 2 2a plus n minus 1 into d. These are some basic formula, you have to remember this formula. Okay, अब बहुत सिंपल सी बात होती है कि अगर आपके पास a b c तीन नंबर्स हैं जो AP में है तो एक चीज याद रखना भाई, AP में है तो b माइनस a जो होगा ऑब्वियसली बात है वो c माइनस b के बराबर होगा। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी बाई टू हो जाएगा। सो आई कैन राइट कि जो मेरा b होगा वो दोनों का सम का आधा होगा। सिंपली दिस इज द बेसिक रिवीजन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बस आपको क्वेश्चन लगाने। चलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर लेता हूँ। तो जीपी में क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें पहले नंबर में मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर दूसरे में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। और जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई किया, फिर से आर से मल्टीप्लाई किया और वो बढ़ता गया। और तो वो जो आपका आर होता है उसे हम बोलते हैं क्या, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का जो रेशियो होगा या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो आर होगा, वो कॉमन रेशियो होगा बेसिकली। ठीक है, अब इसकी जो nth टर्म होती है जिसे हम टी एन से डिनोट करते हैं वो क्या होती है, a इंटू आर रेस्ट पावर n माइनस वन, दैट्स इट। अब इन जो सब सम का फॉर्मूला रहता है, अभी डेरिवेशन वाली आपको जरूरत है नहीं, फिलहाल आपको जस्ट फॉर्मूले याद करने और कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बना लिए। बहुत सारी थ्योरी कवर करने वाला हूं, यकीन मानना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। चलिए तो फॉर्मूला क्या रहता है सम ऑफ एन नंबरों का, वो रहता है a इंटू आर रेस्ट पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। दिस इज नथिंग बट सम ऑफ n नंबर्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है मेरे भाई कि अगर आपका जो r है या मॉड ऑफ r है अगर वो लेस देन वन हो जाता है, अगर मेरा जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, अगर मेरा कॉमन रेशियो जो है अगर वो एक से छोटा हो जाता है या माइनस एक से बड़ा हो जाता है, माइनस एक और एक के बीच में आ जाता है, और मेरा अगर n जो है वो इन्फिनिटी तक चला जाता है, देन जो मेरे इनफाइनाइट नंबर्स का फॉर्मूला बनता है वो बनता है कितना, a अपॉन वन माइनस आर। यानी कि अगर मेरी कोई भी एक ऐसी सीरीज है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो उनके इनफाइनाइट टर्म्स का जो फॉर्मूला होने वाला है वो होता है a अपॉन वन माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो which must have to lie between the minus वन to वन, then only the infinite gp is possible। इतना अगर आपने समझ लीजिए तो यकीन मानिए कुछ क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं एचपी में। एचपी जनरली ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन एचपी की एक हल्की सी कहानी है। एचपी क्या होता है कि हमेशा हमें एचपी का जो कोई जनरलाइज इसका सम का फॉर्मूला नहीं होता है। इसकी आप टर्म्स को ऐसा समझ सकते हैं वन बाई ए प्लस डी, वन बाई ए प्लस टू डी। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, डू रेसिप्रोकल कल ऑफ ईच टर्म। आपको हर टर्म का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है एंड ट्रीट इट लाइक अ एपी।
ठीक है, ये बेसिकली एचपी वाला जो है इसको बस उल्टा कर देना है हर टर्म को और इसे एपी की तरह ही हमें ट्रीट करना है। इसमें कुछ सम का अगर फॉर्मूला है तो नहीं है, उसे जस्ट उल्टा कर दो और वही एपी वाले फॉर्मूले फंडे लगाते रहो। ठीक है, यही एचपी में होता है बेसिकली, और बेसिक डेफिनेशन आपको हर किसी को पता है। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो मैं ट्राई करूँ, कवर करूँ। अभी इस कंसेप्ट पे बहुत आईआईटी ने क्वेश्चन पूछे, तो मैंने एक क्वेश्चन आपके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बोलता है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास एक एपी ये है और आपके पास एपी ये है, यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन बोथ द एपीज। तो इसका फंडा बता देता हूँ, करने का जो इसका तरीका होगा, मेथोडोलॉजी होगा। बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट कॉमन टर्म इन बोथ द एपीज। तो यहाँ पे मैंने देखा यार 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद वाली जो टर्म है वो 23 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, ये 7 का डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म जो मुझे दिख रही है मेरे भाई वो कितनी दिख रही है, 23 दिख रही है। और पहले वाला जो मेरा एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा कितने का है, 4 का है। और जो मेरा दूसरा वाला है उसमें मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 का है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आफ्टर फाइंडिंग कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द एपीज, whatever the resultant AP I am getting that will also be in AP, वो भी एक AP होगी बेसिकली। तो वो AP होगी। अब जो वो एपी होगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो मेरा वो कॉमन डिफरेंस आने वाला है उन दोनों का, वो कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, एलसीएम ऑफ D1 कॉमा D2। ये जो दोनों एपीआई, जिन दोनों के मिक्सर से हम एक नई एपी बनाने वाले हैं, वो जो नई एपी बनने वाली है उसका बस जो कॉमन डिफरेंस होता है वो एलसीएम होता है D1 और D2 का, दैट्स इट। अब एलसीएम होता है तो पहली टर्म मेरे भाई कितनी है, 23 है, तो दूसरी टर्म कितनी होगी बताओ, सिंपल सी बात है, 23 प्लस एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 यानी 4 और 7 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वाली टर्म कैसी होगी, 23 प्लस 2 इंटू एलसीएम ऑफ डी 4 एंड 7, दैट्स इट, सिंपल, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये जो आपका 4 और 7 का एलसीएम होता है, आपको पता ही है दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो वी कैन मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम। तो मेरा जो सीक्वेंस आने वाला है वो कैसा आएगा, 23 प्लस 28 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 23 प्लस 2 इंटू 28, और इस तरीके से मेरी एपी चलती रहेगी। नाउ आई हैव टू फाइंड द कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ द एपीज। तो मेरे को पता है सबसे पहले ये एपी खत्म हो जाएगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा, ये तो बड़ी है क्योंकि इसमें अदर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये 709 तक जा रही है, 407 तक जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरा nth टर्म है, इसका जो nth टर्म होगा वो कैसा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस दैट इज 28, इट मस्ट बी लेस देन, इट मस्ट बी लेस देन 407। तो ये 407 से छोटा होना चाहिए, तो ये कैसा हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 28 मस्ट बी लेस देन 407 माइनस 23। तो आफ्टर डूइंग सम मैनिपुलेशन आई एम गेटिंग n माइनस 1 इंटू 28, ये चल जाएगा आपका 438। ठीक है, तो n माइनस 1 जो हो जाएगा लेस देन हो जाएगा 384 अपॉन 28। इससे अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू लाइक 1.2 लगभग समथिंग ये आएगा। यानी कि यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी 1.3 समथिंग ये आएगा, ठीक, 13 पॉइंट समथिंग, यानी n मस्ट बी लेस देन 14.2। यानी कि जो n है वो 14 तक जो टर्म्स मेरी आने वाली है वो 14 टर्म्स तो ऐसी होंगी जो पहले वाले में भी आ जाएंगी और दूसरे वाले में आ जाएंगी। और यही मेरे को निकालना था कि कॉमन टर्म्स क्या है। बेसिकली जो फंडा है वो ये है कि सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से एक कॉमन टर्म्स निकाल लो, उसके बाद जो आपके अगली टर्म है उसे कैसे लिखोगे, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, दोनों का एलसीएम निकालना है और जस्ट ऐड करते रहना है। विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर एबल टू फाइंड द कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं एएम जीएम और एचएम की। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बेसिकली अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि अगर आपके पास A1 A2 A3 एक के तक बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। देन अर्थमेटिक मीन व्हिच इज डिनोटेड जनरली बाय एएम इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, ए से हम इसे डिनोट करते हैं, बाद में आपको पता लगेगा। वो क्या होता है आपका A1 प्लस A2 डैश 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 ए के अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली। ठीक है, इसे अगर मैं समेशन वाली फॉर्म में लिखूं तो कैन आई राइट इट लाइक कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके k तक ए आई अपॉन के। बेसिकली यही लिखा है, आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और अब k होगी। तो कैसे आएगी, A1 A2 A3 ए के तक आएगी अपॉन के आएगी। दिस इज नथिंग बट द अर्थमेटिक मीन। इतना समझ आया। अब मैं मान लेता हूं मेरे भाई कि मेरे पास दो नंबर है A और C। ठीक है,
तो मेरे को इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, मेरे को इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ए और सी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा कि भाई दोनों को जोड़ दो और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, यही तो हुआ इनका अर्थमेटिक मीन। यानी कि ये एक, अगर मैं इसे बी मान लूं तो बी एक मेरा ऐसा नंबर होगा जो ए और सी के बीच में इस तरीके से आएगा कि वो रिजल्टिंग जो नंबर रहेगा वो एपी फॉर्म करेगा बेसिकली। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब जीपी में समझते हैं, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन को समझते हैं जीएम में क्या होता है। तो अगर आपके पास a1 a2 a3 an तक आपके पास n नंबर्स है फॉर एग्जांपल, देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स a1 a2 a3 an raised to the power 1 by n, that is more important, raised to the power 1 by n, that's it कि यही ज्योमेट्रिक मीन होता है बेसिकली। फिर से समझ लेते हैं, अगर a और c मेरे पास दो नंबर है एंड आई हैव टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, तो इन दोनों नंबरों का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा, ए सी की पावर 1/2, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए सी। यानी कि यार अगर मेरे को इसके बीच में एक ऐसा नंबर को इंसर्ट करना है जो क्या हो आपका इन तीनों मिला के एक जीपी बना दे, तो दिस विल बी द नंबर। ठीक है, तो ए अंडर रूट ऑफ ए सी और सी विल फॉर्म अगेन द जीपी। इतना समझ आया, सिंपल। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एच एम की बात कर रहा है, हार्मोनिक मीन, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। हार्मोनिक मीन में क्या होता है मेरे भाई कि आपको हार्मोनिक मीन निकालना है a1 a2 a3 an तक का। अगर आपके पास n नेचुरल नंबर्स है, n नंबर्स है फॉर एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड द हार्मोनिक मीन, देन हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट n अपॉन 1 by a1 प्लस 1 by a2 डैश 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 प्लस 1 by an। ये आपका क्या हो जाता है, सिंपली हार्मोनिक मीन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पे ए और सी दो नंबर है, तो इनका हार्मोनिक मीन कैसा होगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं उसे बी मान लूँ हार्मोनिक मीन को, तो वो कैसा हो जाएगा मेरे भाई, 2/1/a प्लस 1/c। तो ये हो जाएगा 2/ac a प्लस सी, ये हो जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी। नाउ माई हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट अपॉन देयर सम, सिंपली दैट्स इट, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। आई होप आपका जल्दी से रिवीजन हो रहा होगा, ये बेसिक चीजें हैं, बस आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन के लिए आपको रुके रहना है अगले लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में यकीन मानिए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब इनइक्वालिटी का डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा। मैं पहले, सबसे पहले मैं मान लेता हूं, लेट्स कंसिडर a and b be two पॉजिटिव नंबर्स। अगर मैं ए और बी को दो पॉजिटिव नंबर्स मानता हूं, ठीक है, तो मेरे को एक फंडा पता होता है कि भाई सिंपल बात है, अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी का जो स्क्वायर होगा वो फॉर श्योर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ए और बी मेरे दो पॉजिटिव नंबर है, तो उनके अंडर रूट का जो डिफरेंस का स्क्वायर होगा वो फॉर श्योर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से अगर मैं इसे खोल दूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए का अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। यहां से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से ये क्या हो गया, a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम अंडर रूट ए बी। इफ आई विल डिवाइड बोथ द साइड बाई 2, कैन यू सी दैट कि यहाँ पे मेरे को मिल गया a प्लस बी बाई 2 एंड इट इज ग्रेटर देन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी, ये मेरे को मिल गया। तो यही तो मेरा am होता था और यही मेरा gm होता था। तो कैन आई से दैट विद द हेल्प ऑफ दिस इनइक्वालिटी आई कैन इजीली राइट कि arithmetic mean of any two positive number, this is very important, we always treat the positive number in case of finding the arithmetic mean and geometric mean, कि जो मेरा arithmetic mean होगा दो नंबरों का वो for sure उनके geometric mean से बड़ा होगा। इतना समझ आया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मेरे को पता है a प्लस बी बाई 2 जो है वो अंडर रूट ऑफ ए बी से बड़ा है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना मेरे साथ, मैं क्या ट्राई करता हूँ, मैं a को रिप्लेस कर देता हूँ मेरे भाई 1 बाई ए से, और b को रिप्लेस कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए 1 बाई बी से। लेट्स सी वट एवर द चेंजेस आई एम गेटिंग आफ्टर डूइंग दिस। ठीक है, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे तो आ गया 1 बाई ए प्लस ये आ गया 1 बाई बी, और ये डिवाइड में 2 ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, सिंपली अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अब इसे मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हो गया 2b, सॉरी अंडर रूट ऑफ ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 अगर इधर चले जाएगा और डिवाइड में ये 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आएगा। तो आफ्टर डूइंग सम सिंपल मैनिपुलेशन इन इट, कैसे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 अपॉन ये हो जाएगा ए बी
और नीचे हो जाएगा a प्लस बी। अब इसे देख के क्या आपको ये फील आ रही है कि जो ये a और b अगर मैंने दो नंबर पॉजिटिव नंबर लिए थे तो फॉर श्योर उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो यही होगा, और फॉर श्योर जो उनका हार्मोनिक मीन होगा वो यही होगा 2ab अपॉन a प्लस बी। तो यहां से मैं एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूँ कि यार जो दो नंबर मैंने उठाए थे a और b, अर्थमेटिक मीन जिनका निकाला था, ज्योमेट्रिक मीन जिनका निकाला था, हार्मोनिक मीन जिनका निकाला था, तो पहली वाली इक्वेशन से तो मेरा ये आया कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा फर्स्ट इक्वेशन से, और दूसरी इक्वेशन से मेरा क्या आया कि जो मेरा ज्योमेट्रिक मीन है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। तो क्या मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके, मतलब फर्स्ट और सेकंड को कंक्लूड करके ऐसा लिख सकता हूं कि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, यहां से आप देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो दो नंबरों को बड़ा होगा, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन होगा, और उसके बाद आपका सिंपली हार्मोनिक मीन होगा। अगर इतना फंडा आपको पता है तो यकीन मानिए पीवाईक्यूज के बहुत सारे सवालों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं समेशन ऑफ सीरीज की। इस पे आईआईटी जेईई ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखा तो उसमें मेरे को पता लगा कि समेशन ऑफ सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल बता देता हूँ बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए क्या टूल्स आपको पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द समेशन ऑफ सीरीज। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे आप नोट डाउन कर लिए, इनका काम आप पे पढ़ने वाला है और ये जनरली याद भी होते हैं। समेशन ऑफ आर फ्रॉम आर इक्वल टू वन से लेके एन तक का फॉर्मूला पता होता है आपको, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, दूसरा आर स्क्वायर रहता है एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है, आर क्यूब रहता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू की पावर टू। और ये आपको शायद नया लग सकता है आर की पावर फोर वाला, बस मैंने देखा है इस पे क्वेश्चन बना है इसलिए मैंने इसको भी इसमें रख दिया। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, छोटा सा फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन, सिक्स एन क्यूब प्लस नाइन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन अपॉन थर्टी। एक दो बार इसे लिखेंगे, यकीन मानिए याद हो जाएगा। और इस पे बेस्ड आपको ये क्वेश्चन करना है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, कमेंट करना है आपको। चलिए अब बात करते हैं समेशन ऑफ सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजीपी आपका कंसेप्ट पता होना चाहिए, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बेसिकली क्या होता है ना कि आपके पास एक सीरीज इस तरीके से रहती है कि उसमें जो नंबर है ना, एक जो पर्टिकुलर टर्म है उसी के अंदर कुछ एपी भी छुपी रहती है और उसी में जीपी भी छुपी रहती है टर्म्स में, ठीक है। जैसे कैसे रहती है मैं बता देता हूँ कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी डैश डैश डैश, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है वो आपकी एपी है, और उसके साथ साथ ये x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, डैश 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 एक्स की पावर n माइनस वन हो गया, ये आपका साथ में क्या है, जीपी है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैं इसका सम कैसे निकालूंगा उसको जस्ट मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि सबसे पहले मैं जो s लिखा है उसमें x से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट x से मल्टीप्लाई करूंगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग x इन द एक्स, मेरे को जस्ट एक टर्म्स को शिफ्ट कर देना है आगे की तरफ। शिफ्ट करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए में भी एक्स का मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस डी इंटू एक्स में भी एक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। जस्ट मैंने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म को आगे आगे खिसका दिया। अब भाई जब मैंने सब टर्म्स को एक एक आगे खिसका दिया तो जो आखिरी वाली टर्म होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, सिंपल सी बात है। Now my aim and objective is to find the summation. Summation is nothing but the sum of this particular AGP arithmetic geometric progression. So my aim is to find the value of s. मेरे को s की वैल्यू को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन मुझे दिख गई, उसमें से मैं सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेट्स सी व्हाटएवर आई एम गेटिंग। तो मैंने s कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस एक्स बचेगा, इधर क्या बचेगा, a प्लस, इन दोनों में अगर मैं x को कॉमन ले लूं मेरे भाई तो सॉरी ये क्या बनेगा, सिंपली एक्स डी बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू डी बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे 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 कर करके ये कैसे बन जाएगा, सिंपल, आपको समझ आ रहा है। पहली इक्वेशन मैंने उठाई, मैंने दूसरी इक्वेशन उठाई, आई जस्ट टेक सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द इक्वेशन, मैंने दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट किया और अल्टीमेटली ये मेरा कैसे बन जाएगा, डैश डैश डैश, ये जाएगा मेरा प्लस एक्स की पावर, यहाँ पे आपको फील आ रहा होगा एन माइनस वन इंटू डी तक जाएगा, और प्लस ये जो नीचे लिखा है ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एक्स रेस्ट पावर एन बन जाएगा। इतना समझ आया। अब यहां से फंडा समझना है मेरे भाई, इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं,
a plus, if I will take d as a common from all the terms, can I easily see that कि अंदर तो मेरा gp बन रहा है, क्या gp बन रहा है, x स्क्वायर x क्यूब डैश डैश डैश, कहाँ तक बन रहा है, x की पावर n माइनस वन तक बन रहा है, और साथ में मेरा निगेटिव में क्या आ रहा है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी और इंटू एक्स रेस्ट पावर n, इतना मेरा आ रहा है, इतना समझ आया, सिंपल सी बात है। अब मेरे को फील आ रहा भाई अंदर तो जीपी बन गया। अब जब ये जीपी बन गया तो जीपी का फॉर्मूला तो मेरे को पता ही होता है, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है कि a इंटू आर रेस्ट पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो सिंपली इस पे जीपी लगा लेते हैं। तो फिर यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, s मल्टीप्लाई विद वन माइनस एक्स इंटू ए प्लस डी, तो मेरा ऐसे ही रहने वाला है, और बेसिकली ये बन जाएगा फॉर्मूला लगाने के बाद a इंटू एक्स रेस्ट पावर, यहाँ पे n माइनस वन आएगा, क्योंकि r की पावर में n जो रहता है वो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डैश 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 n माइनस वन टर्म्स है, तो इसलिए x की पावर n माइनस वन आएगा, माइनस वन आएगा, और नीचे क्या आएगा मेरे भाई, x माइनस वन आएगा, और नेगेटिव में आपका क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी multiply with x raised to power n. Now my aim and objective is to find the value of s, so just divide both the side by x minus वन माइनस एक्स से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी मैं वन माइनस एक्स से डिवाइड कर लूंगा, और यहाँ भी मैं वन माइनस एक्स से डिवाइड कर लूंगा। यहाँ पे करने पे तो मुझे ये फील आया कि इधर s बचेगा जो मेरे को निकालना ही था, और s के आगे जो भी मेरा वैल्यू आएगा क्या आएगा, a अपॉन वन माइनस एक्स प्लस डी इंटू एक्स, इसे आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू नो ईच एंड एवरी वैल्यू, आपको हर वैल्यू पता होगी, x माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स, यू कैन ऑल्सो अप्लाई a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाई विद एक्स रेज्ड पावर n अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका फंडा बन जाएगा, और ये s है। अब देखिए ये जो सीक्वेंस आपको पता थी, इसमें आपको a पता होगा, इसमें d पता होगा, इसमें x पता होगा आपको, तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a x d इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू आर गेटिंग द फाइनली यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ s, और n डिपेंड करेगा कितनी टर्म्स तक का सम को पूछा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फंडा यू आर एबल टू फाइंड द समेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब जो नया कंसेप्ट है ये और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैंने देखा आईआईटी जेईई ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने ट्राई किया है कि इसको पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करूंगा। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपके पास एक सीरीज दी रहती है, और वो सीरीज कुछ इस प्रकार से रहती है, A1 A2 A3 A4 AN तक रहती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि व्हेन यू टेक सम डिफरेंसेस एट अ सर्टेन लेवल यू आर गेटिंग सम कांस्टेंट, आपको एक कांस्टेंट मिल जाता है एक सर्टेन लेवल पे, जैसे कि आपको इसमें समेशन करना है उस सीरीज का कि जब इसका kth ऑर्डर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाए, तो यार अगर मेरे को पता है कि यार मेरे को अगर कोई भी एक सीरीज है उसका अगर मेरे को nth टर्म पता लग जाए ना, तो ऐसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सम मैं वहां से निकाल सकता हूँ, बस माई एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टीएन मेरे को निकालना होता है बेसिकली, nth टर्म जिसे हम बोलते हैं। तो इस सीरीज लिखनी है आपको पेपर में A1 A2 A3 AN तक, ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हाउ यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, बेसिकली A2 माइनस A1, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू विल गेट B1, फिर A3 माइनस A2 यू विल गेट B2, A4 A3 you will get B3, in the same manner you are getting B1 B2 B3। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंस क्या होगा, B2 में से B1 को घटाओ C1 बचेगा, ठीक है, C2 बचेगा, फिर ऐसी C3 D1 D2, और ये कब तक करना है आपको, kth ऑर्डर डिफरेंस तक करना है, यानी कि जब तक आपका कोई एक कांस्टेंट ना आ जाए, क्योंकि कांस्टेंट के बाद जब आप डिफरेंस लोगे तो फॉर श्योर यू आर गेटिंग 0 0 0, तो उसका कोई लेने का जरूरत है नहीं, बस आपको कांस्टेंट तक दिमाग रखना है। नाउ अगर आपने ऐसा कर लिया कि किसी सीरीज में आपने देख लिया कि यार एट अ सर्टेन लेवल आई एम गेटिंग सम कांस्टेंट टर्म, व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू राइट द जनरल टर्म, तो इसकी जो जनरल टर्म आती है मेरे भाई, वो जनरल टर्म कैसे आती है, A1 क्या है, सीरीज का सबसे पहला एलिमेंट है A1, ठीक है, A1 प्लस B1 क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर आपका आया उसका पहला वाला एलिमेंट है B1 को, B1 को मल्टीप्लाई करना है n माइनस वन के साथ, C1 को मल्टीप्लाई करना है n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन टू फैक्टोरियल के साथ, प्लस D1 को मल्टीप्लाई करना है n माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल के साथ, और फॉर एग्जांपल कि आफ्टर डूइंग दिस आपका k ऑर्डर के बाद आपका कोई जीरो आ गया, फॉर एग्जांपल आपने कांस्टेंट लिया, और कांस्टेंट के बाद जब हम डिफरेंस करेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, उस टर्म को मेरे को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मेरी लास्ट टर्म थी, और इसके बाद मान लो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, ये कांस्टेंट आ गया D1 D2 दोनों बराबर आ गए, इसके बाद ये जीरो आ गया, तो इसके बाद जो मेरी टर्म आएगी, फॉर एग्जांपल मैं D1 की जगह E1 लिख रहा था, तो E1 तो जीरो हो गया, तो उसको टर्म को मेरे को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। तो लास्ट कांस्टेंट टर्म, ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म तक आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट कांस्टेंट
टर्म तक आपको बेसिकली यहाँ पे लिखना है। तो अगर आपको सोचिए an पता लग गया किसी भी सीरीज का, अगर आपको an पता लग गया तो अब आपको SN लिखने की ट्रिक बता देता हूँ। SN लिखने की डायरेक्ट ट्रिक है, या ट्रिक भी नहीं, आप डायरेक्ट समेशन लगा सकते हैं दोनों तरफ, A1 1 2 3 A1 जैसे मतलब SN जो होगा आपका बेसिकली वो क्या होगा, A1 A2 A3 डैश 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 कहाँ तक होगा आपका, AN तक होगा। तो नाउ इन ऑर्डर टू राइट द डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ SN को अगर मेरे को डायरेक्ट लिखना है तो उसका फंडा बता देता हूँ। ये जो A1 है उसमें जस्ट n से मल्टीप्लाई करो, ये जो B1 है उसमें भी n से मल्टीप्लाई करो, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो, और फिर C1 जो है वो n इंटू n माइनस 1/3 फैक्टोरियल। तो पैटर्न आपको समझ आ रहा है, n इंटू n माइनस n इंटू, फिर ये n दिख रहा है मुझे n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल दिख रहा है, n इंटू n माइनस 1 2 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल दिख रहा है। ये अगर आपने देख लगा लिया तो यकीन मानिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपको दिख भले लंबा रहा होगा, पर जब आपकी प्रैक्टिस होगी एक दो बार तो आप डायरेक्टली आप ये डायरेक्ट an लिख सकते हो और an लिखने के बाद sn लिख सकते हो, ठीक है। आई विल आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम, बट मेक श्योर यू हैव टू वॉच द सेकंड लेक्चर ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज इन ऑर्डर टू गेट दैट हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन व्हेन इट अपीयर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब फिर से बात करते हैं, इसी कंसेप्ट का एक दूसरा पार्ट होता है मेरे भाई। इसमें क्या करना होता है हमें कि जब आपका जो kth ऑर्डर डिफरेंस है वो एक जीपी फॉर्म कर रहा हो, पहले क्या था एक कांस्टेंट आ रहा था, अब जीपी फॉर्म करना चाहिए वो बेसिकली। तो जब वो जीपी फॉर्म करेगा तो मैंने एग्जांपल से ट्राई किया इसको समझाने का, अब वो पहला वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें समझते हैं, देखो कैसे, nth टर्म एंड द सम ऑफ टर्म इज गिवन बाय। अब आपको इसमें कैसे पता लगेगा, जैसे आपके लिए क्वेश्चन है कि 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 20 37 70, इस तरीके से आपकी n टर्म्स है, ओके। नाउ द सीरीज इज लाइक 3 6 11 20 37 एंड समथिंग लाइक दिस। अब यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैसे आएगा, 6 माइनस 3 11 माइनस 5 20 माइनस 11, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आ जाएगा। फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कैसे आएगा आपका, 5 माइनस 3 2 होगा, 9 माइनस 5 आपका 4 होगा, इस तरीके से आ जाएगा। क्या आपको ये फील आ रहा है कि इसमें जो आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंस होगा वो एक जीपी बना रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो भाई मेरा 4 आ जा रहा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ जा रहा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आ जा रहा। आर यू गेटिंग समथिंग, कि भाई जीपी बन गया, किसमें बना, सेकंड ऑर्डर जीपी बन गया। तो नाउ मेरी जो nth टर्म है, नाउ आई हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ tn ना, मेरे को tn लिखना है एट द एंड। तो जो tn होगा या मेरी जो nth टर्म होगी वो क्या होता है बेसिकली, वो सम होता है a इंटू आर रेस्ट पावर n प्लस k माइनस 1th डिग्री पॉलिनोमियल का। अब ये क्या होता है सर, इसे बता दीजिए। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे को nth टर्म लिखनी है इसमें तो वो होती है a r, that is nothing but whatever the gp you are going to form, it have some common ratio over here, the common ratio r is 2, तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा 2 रेस्ट पावर n प्लस k माइनस 1। अब कौन से ऑर्डर पे आया, सेकंड ऑर्डर पे आया, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, सेकंड आ गई। ये रेशियो कॉमन रेशियो 2 आया, इसलिए ये k की वैल्यू 2 नहीं आई, कि ये सेकंड ऑर्डर पे एक जीपी फॉर्म कर रहा है इसलिए इसका ऑर्डर सेकंड होगा, यानी k की वैल्यू 2 होगी। तो k माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी फर्स्ट डिग्री का 1 डिग्री का, 1 डिग्री मतलब जैसे लीनियर कोई भी, जैसे 2k प्लस, जैसे 2x प्लस 3 4x प्लस 5, ये लीनियर चीजें हैं ना, तो k माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनना चाहिए n में पॉलिनोमियल बनना चाहिए। तो k माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी 1, यानी कि फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल बनना चाहिए। फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, bn प्लस c होता है। तो ये फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल मेरे को पता लग गया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज वी आर एबल टू जस्ट डायरेक्टली राइट द tn। अब tn आपको पता है तो मुझे ये बताओ कि अब आपको, अब नाउ योर एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। a b c आप कैसे निकालोगे, तो मेरे को पता है कि यार मेरे को पहली टर्म पता है t1, t1 कितनी है 3 6 और 11, t1 3 है तो n की वैल्यू 1 रखी थी, तो 2a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 6 कितने पे आ जाएगा, जब n की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंटू 4 प्लस 2b प्लस c आ गया, सिंपल बात है, ठीक है। ये a हो जाएगा, सॉरी यह तो a हो जाएगा 4a। फिर 11, 11 कब आएगा मेरे भाई, जब 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, तो 8 का मल्टीप्लाई a के साथ, फिर कितना हो जाएगा, फिर 3a, नहीं मैंने n की वैल्यू क्या रखी थी 3 रखी थी, तो 3b हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये तीनों चीजें आ गई आपके पास। अब विद द हेल्प ऑफ तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, आसान सी इक्वेशन बन रही है, आपको सॉल्व करनी है a b और c की वैल्यू। a b और c की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे आपको देख के पता लग रहा होगा कि अगर मैं a की वैल्यू 1 रखूं यहाँ पे तो 2 और प्लस 1 3 बन जाएगा, 4 और 2 6 बन जाएगा, 8 और 3 11 बन जाएगा। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरे को a भी पता लगता है, b भी पता लगता है, c भी पता लगता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेरे को tn पता लग जाता है। तो tn क्या हो जाएगा बेसिकली 2 रेस्ट पावर n प्लस
n। ओके, यानी कि 2 रेस्ट पावर n प्लस n जो है मेरा, वो मेरा एक जनरल टर्म है 2 रेस्ट पावर n प्लस 1। अब देखते हैं क्या है कि नहीं है 2 रेस्ट पावर n प्लस 1। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या होगा 2 प्लस 1 यानी 3 बन गया, वेरी गुड। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 यानी 6, वेरी गुड। 2 3 रखता हूं तो 2 की पावर 3 8, 8 और 3 11, यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर, और 2 की पावर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 दैट इज 20। तो 20 भी आपका आ रहा है, तो ये सारी टर्म्स मेरी आ रही है, तो इसका जनरल टर्म मैंने लगा दिया, क्या होगा 2 रेस्ट पावर n प्लस n होगा। नाउ माय एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। भाई मेरे को तो सब सीरीज का सम निकालना था, बीच में तो प्लस लिखा हुआ था। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम Sn को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Sn जो होता है वो बेसिकली क्या होता है n r मान लीजिए r इक्वल टू 0 से लेके n तक, r इक्वल टू 1 से लेके, नॉट इट विल बी 0, r इक्वल टू 1 से लेके, r इक्वल टू 1 से लेके कहां तक जाएगा n तक जाएगा, और 2 रेस्ट पावर r अप प्लस r। इतना समझ आया, क्योंकि इससे पहली टर्म दूसरी टर्म सारी टर्म जनरेट हो जाएगी। अब ये वाली चीज को देखो, जब इसको सम मिलेगा तो ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डैश डैश 2 की पावर n तक ये जाएगा, और ये तो फर्स्ट r टर्म का सम कितना होगा n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ये मेरे पे एक जीपी बन गई, जीपी अगर बन गई तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर दैट इज 2 रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। विद द हेल्प ऑफ दिस आई एम एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन। अब चाहे n की वैल्यू कुछ भी रख दो, यू आर गेटिंग द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 20 टर्म 50 टर्म, जितना भी क्वेश्चन में पूछे, बट माय एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लेन यू हाउ वी हैव टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एनी सीरीज वेयर kth ऑर्डर डिफरेंस इज इन जीपी की। जब हम kth ऑर्डर डिफरेंस करें, अगर वहां पे कहीं पे जीपी फॉर्म हो रही हो, तो हम उसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब और जो मैंने स्टडी किया, मैंने देखा, मैंने एनालाइज किया, कि मैंने पाया मेथड ऑफ डिफरेंस और वीएन मेथड पे भी काफी सारे कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसके भी 2-3 प्रकार है, वो मैं करवा देता हूँ। और आई होप आपको सेशन अभी तक बढ़िया लग रहा होगा। सेशन बढ़िया लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट छोड़ दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से आने वाली वीडियोस को बनाते रहें। अब देखिए यहाँ पे जो वीएन मेथड है वो लगाना कब है, जब आपको कुछ ऐसी टर्म्स दिख रही हो, जैसे 1/1 इंटू 2 समथिंग प्लस 1/2 इंटू 3 समथिंग, 1 प्लस 1/3 इंटू 4 समथिंग, देन ओवर हियर व्हाट यू हैव टू डू, बेसिकली यू जस्ट हैव टू राइट द जनरल टर्म ऑफ दिस थिंग। इसकी जनरल टर्म क्या होगी भाई मेरे भाई, क्या मेरे को फील आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे आर रखता हूँ तो ये आर प्लस 1 होगा, है ना। अगर मैं 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 रखूँ, आर की वैल्यू 1 रखूँ तो 1 इंटू 2 आ गया, फिर आर की वैल्यू 2 रखूँ तो 2 इंटू 3 आ गया, इस तरीके से आ गया। तो इसे अब मेरे को दिमाग लगाना है, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे को पता है ये नीचे जो मैंने आर इंटू आर प्लस 1 लिखा, अब इसका नाम मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। बेसिकली फंडा क्या है उसे समझना है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो 1 है ऊपर लिखा हुआ, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ आर प्लस 1 माइनस आर, लिख सकता हूँ आर प्लस 1 माइनस आर, और नीचे क्या आ जाएगा आर इंटू आर प्लस 1। ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। जब ये पहले वाले को मिलेगा तो ये बनेगा 1/r, और ये जब दूसरे वाले को मिलेगा ये बनेगा 1 प्लस आर। अब मेरा एम है T1 T2 T3 Tn तक का सम निकालने का, तो देख लेते हैं T1 क्या होता है बेसिकली। तो T1 क्या होगा 1/1 माइनस 1/2। T2 कितना होगा मेरे भाई 1/2 माइनस 1/3। अब इसी प्रकार से डैश डैश T3 निकाल लेते हैं, चलो T3 होगा 1/3 माइनस 1/4 डैश डैश डैश, कहां तक चलेंगे हम Tn तक चलेंगे, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो अब सबको ऐड कर लेते हैं T1 T2। अब इसका नाम मेथड ऑफ डिफरेंस क्यों है मैं बताता हूँ। हमने पहले डिफरेंस लिया 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3, अब उस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना। अब मैं अगर सबको ऐड कर दूं, भाई मेरे को पता है अगर मेरे को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है तो वो होगा क्या, जब मैं इस सब को ऐड कर दूंगा T1 T2 T3 जितने भी उसमें टर्म्स है सबको ऐड कर देता हूँ, और देखते हैं कि राइट हैंड साइड में उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो 1/2 से 1/2 गया, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, ये सब कैंसल आउट हो गए। अल्टीमेटली आई एम गेटिंग द फर्स्ट टर्म, यानी 1 माइनस 1/n+1। बस मेरे पे ये बचा रहा देखा जाए तो, इसका एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा n+1, और ये जाएगा n+1 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट n/n+1। दिस इज नथिंग बट द Sn। ये मेरे पे सम ऑफ n नेचुरल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी T1 प्लस T2 डैश डैश डैश, ये जो n टर्म्स थी ना वही Sn के बराबर होगा, और Sn मैंने निकाल दिया, सम इसका कितना होगा n/n+1 होगा। तो बेसिकली द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी n/n+1। if they will ask to you what will be the sum of the
द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n एज 10 अपॉन 11, तो 10 अपॉन 11 विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। इतना समझ आया, सिंपल सी बात है, कुछ बड़ी बात है ही नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी जाती है क्वेश्चनों के थ्रू। वो कैसी होती है कि अगर जो आपकी वीएन मेथड जो हम लगा रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस में, उसमें क्या कर देते हैं वो कि जो आपकी जो ये डिनोमिनेटर वाली चीजें हैं ना, उसमें एपी को डाल देते हैं। अब वो एपी कैसे डालते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 1/2 × 5 × 8 प्लस 1/5 × 8 × 11 प्लस 1/8 × 11 × 14, ऐसा अगर आप कहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डरना नहीं है। सबसे पहले इसकी आपको जनरल टर्म लिखनी है। तो टी आर इसकी जो जनरल टर्म है, मेरे को फील आ रहा है वो कैसी आ रही है, क्या आपको भी नजर आ रहा है, ये तीन का जो प्रोडक्ट में एक कम है, तीन के प्रोडक्ट में दो ज्यादा है, और तीन के प्रोडक्ट में बेसिकली ये पांच ज्यादा है। तो इसकी जनरल टर्म कैसे आ जाएगी, 3r-1, 3r+2 और 3r+5, ये आ गई जनरल टर्म। अब मेरे को पता लग रहा है ये एपी में, सर ये एपी में कैसे है, क्योंकि इसमें देखो जब मैं 3 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा, जब इसमें मैं 3 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा, और इसमें जब मैं 3 और ऐड करूंगा तो मेरा 3r+5 बन जाएगा। तो ये तो मैंने मेरे भाई जनरल टर्म लिख दी। जनरल टर्म लिखना आपको आता है, जनरल टर्म लिख दी। और ये फंडा कब लगाना है, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हेन माय डिनोमिनेटर, जो भी मेरी डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, अगर वो एपी में है, देखो इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये आ रहा है, 3 ऐड करूंगा ये आ रहा है, इसमें 3 ऐड करूंगा 3 ऐड करूंगा, ऐसे 3 ऐड करता रहूंगा, तो काइंड ऑफ आई एम एबल टू जनरेट द नेक्स्ट टर्म्स आल्सो। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। मेरे को इसका सम निकालना है, तो पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म मैंने ये लिखी। अब इस फंडे को आपको कैसे करना है, देखो अगर आपके 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में ऐसे बहुत सारे 3 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, चाहे कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो जनरल टर्म है उसमें हल्का सा कुछ मैनिपुलेशन करना है। वो मैनिपुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, मैनिपुलेशन किस हिसाब से आपका होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, कि ये जो आपका लास्ट वाला 3r+5 है, और ये जो पहला वाला है सम ऑफ एक्सट्रीम, मतलब सॉरी जो आपके एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वैल्यूज है 3r+5 और 3r-5, यू जस्ट हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ देम। आपको जस्ट उसका डिफरेंस लेना है। तो 3r+5 माइनस 3r-1, वट एग्जैक्टली इट इज 3r+5 माइनस 3r, it will be +1 cancel out, it will be 6, basically the difference of the extreme values is 6, तो वो 6 आ गया। तो मेरे को ऊपर पहले 6 से मल्टीप्लाई और नीचे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू, लेट मी टेल यू, पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। 3r+2 3r+5 हो गया, और फिर अब देखो ये 6 आ गया, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 6 ही आया। तो 1/6 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद दोनों एक्सट्रीम वैल्यू पर डिफरेंस लिख दिया। तो टी आर जो है मेरी जनरल टर्म है वो कैसी हो जाएगी, 3r+5 माइनस 3r-1 अपॉन 3r-1, 3r+2 और 3r+5, ऐसे हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे जादू दिखाता हूँ आपको। ये जनरल टर्म लिख दी मैंने टी आर। अब देखते हैं टी वन कितना हो जाएगा। बेसिकली पहले टी आर को और सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ 1/6, ये टर्म इसको भी मिलेगी इसको भी मिलेगी, तो जब ये इसको मिलेगी तो ये कैंसल आउट होके बनेगा 3r-1, और ये बनेगा 3r+2, और माइनस में हो जाएगा 1 अपॉन में 3r+2 मल्टीप्लाई विद 3r+5। इतना सिंपल सा फंडा है। अब देख लेते हैं भाई, अब हर बार की तरह मेरे को एस एन निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है, दैट इज नथिंग बट T1 + T2 + T3 डैश 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 Tn तक निकालना है। तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ T1 T2 T3। तो T1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू रख लेते हैं क्या होगी। तो 1 रखूंगा तो 3 - 1 × 2 आएगा, 3 और 2 5 होगा, माइनस 1/5 इंटू 1 रखूंगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं T2 कितना आएगा। T2 1/6, T2 आएगा मेरे भाई 2 रखूंगा, 3 2 6 में से 1 गया 5, 2 रखूंगा, 3 2 6 और 2 8, माइनस 1 अपॉन, यहाँ से आपको अंदाजा लग गया होगा, इन दोनों से कुछ समझ गए होंगे अभी तक आप। 2 रखूंगा तो 3 2 6 और 2 8, 8 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 6 और 5 11। तो ऐसे ऐसे मेरे को पैटर्न बनाना पड़ेगा, और मेरी जो nth टर्म आएगी मेरे भाई, लास्ट वाली जो टर्म आएगी वो आएगी 1/6, वो आएगी 1 अपॉन nth टर्म की बात कर रहा हूँ, 3n-1 मल्टीप्लाई विद क्या आएगा 3n+2। ठीक है, आपको कॉपी और पेन में ये लिखते रहना है भाई बार बार, तभी वो चीजें समझ आएंगी। ऑल द क्वेश्चंस आर लेंथी, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट नो दैट हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, 3n+2 हो जाएगा, और लास्ट में आपका आएगा 3n+5। ठीक, अब मेरे को पता है भाई, मेरे को सबको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, अभी बोला था भाई, जो एस एन होता है वो सारी सारी टर्म्स का सम होता है, T1 से लेके Tn तक होता है एस एन। तो सबको ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करूंगा तो मैंने ऑब्जर्व किया एक पैटर्न की, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये जो बचेगा बेसिकली
बेसिकली Sn जो होगा इन सब का सम T1 से लेकर Tn तक वो Sn लिख सकता हूँ। 1/6 सब में कॉमन आ रहा है तो 1/6 इसमें भी आ रहा है, सिर्फ दो टर्म्स बची, एक ये वाली टर्म बची और एक ये वाली टर्म बची, तो दोनों में 1/6 आ रहा था, तो 1/6 1/10 माइनस 1/3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 इज नथिंग बट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर वो बोल दे कि भाई इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऐसा बोल दे कि इसमें आपकी मान लो कि ये जो टर्म्स है वो इन्फिनिटी तक चलेगी, n will tending toward infinity, then how will you find? Then you do not have to do anything, just take the Sn and just put n tending to infinity, इसमें आप n tend कर दो infinity की तरफ, तो क्या आपको फील आ रहा है जब ये चीज infinity हो जाएगी for sure the whole value will tending towards zero, then the sum of infinite terms will be come out to be equal to 1/60, so 1/60 will be the correct answer if n will tending toward infinity. For sure if for any real number of value of n you just have to put the value over there, after that you are getting, ठीक है। अब एक और फंडा है, अब सर आपने तो नीचे वाला बता दिया कि जब डिनोमिनेटर वाले केसेस में मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कुछ बनेगा, अब मेरे को ये बता दो सर कि जो न्यूमिनेटर वाला जो केस है उसमें अगर मेरा कुछ ऐसा बनता है तो तब क्या करते हैं? जैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार देखे होंगे आपने आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि लाइक क्वेश्चन कैसे आते हैं, सम इक्वल टू 2 into 5 into 8 plus 5 into 8 into 11 plus 8 into 11 into 14, ऐसे तीन तीन के टुकड़े दे देंगे वो, और कुछ ना कुछ उनमें खासियत होगी और वो उन्हें ऐड करना है एन टर्म्स तक का। तो उसका भी एक फंडा बता देता हूँ आपको, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू। First of all, always, as I do in all the problems, previous problems, you just have to write the value of TR. TR is nothing but the general term. How you have to write the general term? Similarly, in the previous problem, 3R minus 1, 3R plus 2 and 3R plus 5. This is nothing but the general term. क्या लिखा मैंने? 3R minus 1, 3R plus 2, 3R plus 5. How I have write it? जो मैंने पहले बता दिया, ये इसमें अगर ये मेरे को लग रहा है 3 के मल्टीपल से 1 कम है, 3 के मल्टीपल में 2 जोड़ूंगा ये आएगा, 3 के मल्टीपल में 5 जोड़ूंगा तो ये आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, मेरे को पता है कि यार अगर मैं इस वाले का जो ये R है ना, इस R को अगर मैं R plus 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो मेरा ये आगे वाला टर्म बन जा रहा है। सर कैसे बन रहा है? तो दिखा देता हूँ। R में अगर मैं R plus 1 को रिप्लेस करता हूँ तो क्या बन रहा है मेरा? 3R plus 3 minus 1 that is 3R plus 2। ओके, मेरी नेक्स्ट वाली टर्म आ रही है। इसमें भी अगर मैं R को R plus 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो 3R plus 1 देख लेते हैं क्या बन रहा है। बेसिकली 3R plus 3 plus 2 that is nothing but 3R plus 5 that is nothing but the मेरी अगली वाली टर्म बन रही है, यानी R को रिप्लेस कर रहे हैं R plus 1 से, आगे चल जा रहा हूँ, आगे चल जा रहा हूँ। तो कैन आई ऑल्सो फाइंड द वैल्यू विच इज नेक्स्ट टू 3R plus 5? और ये ऐसे वो सोच सकते हैं कि इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये आ रहा है, तो इसके जस्ट आगे वाली टर्म मैं निकाल सकता हूँ, वो क्या होगी? देख के पता लग रहा है 3R plus 8 होगी, 3 ऐड करना पड़ेगा, और इससे जस्ट पीछे वाली टर्म में मेरे को 3 घटाना पड़ेगा, तो वो क्या होगी मेरी? बेसिकली 3R minus 4 होगी। इतना फंडा अगर आपको समझ आ रहा है तो यू हैव टू डू नथिंग। अब आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद मैं तरीका बता देता हूँ क्या करना है। चलो, टी आर आपने लिख दिया। टी आर अगर आपने लिख दिया, जो आपका टी आर यहाँ पे स्क्रीन में मुझे दिख रहा है, टी आर लिखने के बाद वट यू हैव टू डू, जो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ बेसिकली, कि आपने जो ये टी आर लिखा ना, इसमें आपको क्या करना है बता देते हैं। टी आर में कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। सर कैसी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी? तो ये जो आपकी 3 टर्म्स है ना, इसके जो बाद वाली टर्म्स है, एक बार मुझे उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे टी 3R minus 1, 3R plus 2, 3R plus 5 है, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3R plus 8 को, और जो इसके साथ सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा वो बता देता हूँ। इससे जो पीछे वाली टर्म निकाली थी 3R minus 4 निकाली थी, तो 3R minus 4 को निकाली थी। सर ये सब में करना पड़ेगा? हाँ सब में करना पड़ेगा, पर किसमें? जो इस पे बेस्ड होंगे, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही होगी और वो कुछ प्रोडक्ट में लिखे होंगे और एन टर्म्स तक का सम निकालना है, इन्फिनिटी तक का, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। ठीक है, 3R minus 1, 3R plus 2 और 3R plus 5। अब मेरे को एक बात बताओ यार, ये TR तो ये था, ऐसे तो मैं इसे लिख ही नहीं सकता TR को, ये तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आर दियर। तो 3R minus 1, 3R plus 2 और 3R plus 5 तो मेरे इसमें भी है और इसमें भी है। दोनों को अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या मुझे फील आ रहा है? अंदर जो मेरा बच रहा है वो कितना बच रहा है? 3R plus 8 minus 3R प्लस 4, यानी अल्टीमेटली अंदर 12 मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब जब मैंने वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इफ आई विल टेक द कॉमन, तो मेरे को उसे 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ इफ यू आर एबल टू डू दिस स्टेप विद इन सेकेंड, यू आर गेटिंग द आंसर। अब देखो कैसे, अब T1 निकाल लो। इसमें T1 कैसे निकालूंगा? 1/12 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 11, ये पहली टर्म बन गई, माइनस, और 3R minus 4 की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं 1 रखूंगा तो ये होगा -1, इसके साथ ये कितना होगा? 2 इंटू 5 इंटू 8, ये ऐसा आ जाएगा। T2 की वैल्यू अगर मैं निकालू तो ये होगा 1/12,
ये T2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो T2 में क्या रखना है, 3 2 6 5 8 11 और 14, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला कितना हो जाएगा 3r माइनस 4, यानी 2 रखा तो 2 6 4 जो 12 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6 में से एक गया 5 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और दिस पैटर्न विल बी गो अप टू Tn तक, ये n तक जाएगा, तो ये जाएगा 1/12 और इसके साथ हो जाएगा 3n माइनस 1 3n प्लस 2 3n प्लस 5 3n प्लस 8 माइनस साथ में क्या आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 3n माइनस 4 3n माइनस 1 3n प्लस 2 और 3n प्लस 8, ऐसा आ जाएगा सिंपली। अब देखो, अब फिर से वही बात, Sn मेरे को निकालना है। Sn क्या होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn, n नेचुरल n नंबरों का जो n टर्म्स का जो सम होगा वही मेरा Sn होगा। तो मैं ऐड कर लेता हूँ सबको। तो जब मैंने ऐड किया तो मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। पैटर्न क्या आ रहा है कि इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली whatever the numbers you are left with that will be give your sum। तो Sn मेरा कितना आ जाएगा मेरे भाई, Sn आ जाएगा 1/12 3n माइनस 1 3n प्लस 2 3n प्लस 5, ठीक है, 3n प्लस 8 और माइनस समथिंग लाइक ये वाली टर्म, ठीक है। कुछ बचा था यहाँ पे ऊपर पे, उसे जस्ट मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ये वाला बचा था। तो ये तो 8 पंजे 40 दूनी 80, ये जो भी आ रहा है प्लस में आएगा ये, ठीक है। प्लस कितना है ये 8 5 जा 40 42 जा 80 80 और प्लस 80 बच रहा है साथ में। तो प्लस क्या करना पड़ेगा, सिंपली 80 करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ n टर्म्स। अब वो चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, 5 टर्म का पूछ ले, 10 का पूछ ले, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ओवर हियर, यू आर गेटिंग द सम ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के मैंने सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस की है। अब इनके बेस्ड पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, वो हम अगले लेक्चर में करवाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा फंडा और सीख लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि चलिए एक क्वेश्चन है छोटा सा कि यार टी आर में मान लेता हूँ कि टी आर जो है मेरा वो आर इंटू आर फैक्टोरियल है। जैसे मैंने टी आर आपको जनरल दे दिया कि जो मेरा टी आर है वो आर इंटू आर फैक्टोरियल है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन। आपको एस एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एस एन की वैल्यू बतानी है। एस एन मतलब क्या हुआ सर, तो एस एन कुछ नहीं होता, क्या होता है फिर से T1 T2 T3 Tn जो टर्म्स हैं उनका जो सम है वो एस एन से हम जनरली डिनोट करते हैं। तो इसमें हम देखिए कैसे दिमाग लगाना है, कैसे मैनिपुलेशन करनी है, इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा। अब जो ये टी आर है मेरे भाई, इस टी आर को मैं ऐसे आर जो है, आर में अगर मैं एक बार +1 करूं और एक बार -1 करूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि यार ये तो r+1 इंटू आर फैक्टोरियल बन जाएगा और माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा। अल्टीमेटली इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ r+1 का फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, यानी कि ये जो टी आर है ये क्या है, r+1 का फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल है। तो T1 कितना होगा अब समझ लेते हैं। T1 देख के मुझे पता लग रहा है, T1 रख दो तो 1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। T2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। T3 कितना हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ऐसी ऐसी हम चलेंगे n तक, तो Tn कितना हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो अब मेरे को निकालना है Sn। Sn क्या होता है T1 T2 T3 Tn तक का सबका सम होता है। तो सम में एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, सॉरी पैटर्न आपको एक ऑब्जर्व हो रहा होगा, यू जस्ट हैव टू ऐड ऑल दीज T1 T2 T3 Tn तक। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अल्टीमेटली यू आर गेटिंग विद n+1 का फैक्टोरियल माइनस 1, दैट विल बी योर Sn। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का मैं कर लेता हूँ और इसके बाद मैं PYQs को आपको अच्छे से सॉल्व कराने वाला हूँ। यकीन मानिए अगर आपने इसको देख लिया तो बहुत सारे सीरीज वाले, बहुत सारे AMGM वाले, अर्थमेटिक इनइक्वालिटी, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल come to know that कि after solving the PYQs you are able to use this kind of a concept जो मैंने इस लेक्चर में आपको कवर करवाए। ठीक है, चलिए अब ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, आपको सोचना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपके लिए, you have to find the sum of first 10 terms of this particular series and series is like 1/1 plus 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1/1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमें इसे याद रखना कि भाई इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन दी है ना, इसका हम टी आर लिख सकते हैं। टी आर मतलब क्या होता है कि एक जनरल टर्म लिख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जनरल टर्म अगर मेरे को इसमें लिखनी है तो क्या मेरे को फील आ रहा है कि इसकी जो जनरल टर्म है, देखो 1 1 1, ठीक है, 1 2 2 1 3 3 ऐसा दिख रहा है मेरे को हर पैटर्न में। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसकी जनरल टर्म 1/1 प्लस आर की पावर 2
प्लस आर की पावर 4, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। और मैथ्स में एक चीज याद रखना हमेशा आज के बाद, कभी भी अगर आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 2 प्लस 1 आए तो यू कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन दिस इनटू द टू फैक्टर्स एंड द फैक्टर्स आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ये बहुत कंसेप्ट कई बार यूज हो जाता है, जेई एडवांस में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं दो फैक्टर्स में, कौन कौन से, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। इफ यू विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द दिस थिंग, ठीक। तो मैंने जनरल टर्म लिख दी। अब मैंने आपको बोला क्योंकि मैं टी आर को ऐसे लिख सकता हूँ, तो भाई मैं टी आर के दो टुकड़े नीचे भी कर सकता हूँ, ये भी तो आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? सिंपल सी बात है। अब जब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, और यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक है प्रॉब्लम में, यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, 1 2 3 होगा, तो 1 2 3 होगा तो फॉर श्योर आई कैन राइट आर, क्योंकि आर इक्वल टू 1 के लिए ये, आर इक्वल टू 2 के लिए, आर इक्वल टू 3 के लिए ये, तो ये ऊपर आर रहेगा बेसिकली। अब मुझे ये पता है कि भाई इस टर्म और इस टर्म का सम, या इस टर्म और इस टर्म का सम देखते हैं कितना आता है। तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 में से अगर मेरे भाई मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये ट्वाइस हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस का वो आ रहा है वैल्यू 2r, लेकिन ऊपर तो छुपा है सिर्फ r। अब मेरे को नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बनाने की कोशिश करनी होती है, अब तक आपको समझ आ गया होगा। तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे 2 से डिवाइड करूंगा, बस कुछ नहीं करूंगा। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो लेट्स सी व्हाट आई एम गेटिंग आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है। तो अब tr को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 1/2, और ये जो 2r है ये तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो लिख दो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अब ये जो है ये टर्म्स इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ टी आर इज इक्वल टू 1/2, जब ये इसको मिलेगा तो ये बनेगा 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, माइनस जब ये इसको मिलेगा तो ये कैसा बनेगा, 1/r स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। नाउ यू हैव टी आर, योर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S10। अब आपके लिए एक टास्क है यहाँ पे छोटा सा, आपको टी आर मैंने निकाल के दे दिया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एस 10 टर्म्स। तो बेसिकली S10 जो होगा वो क्या होगा, T1 प्लस T2, बस T10 तक आपको निकालना है एंड जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ S10, ठीक है। दिस इज अ सिंपल टास्क फॉर यू, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप वीडियो के एंड तक बने हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिली होगी। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, और उसमें करेंगे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के PYQs प्लस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट विच आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। चलिए, थैंक यू।